हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास में हम बात कर रहे थे आपके कार्डिक अरेस्ट के बारे में। कार्डिक अरेस्ट जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपकी हार्ट की एक कंडीशन होती है जब आपका हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है ड्यू टू सम रीजंस। कुछ रीजंस की वजह से आपका जो हार्ट है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है, जिसमें आपका हार्ट पूरी तरीके से काम नहीं करता है और आपकी बॉडी में जिस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिशंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी पूरी तरीके से रुक जाता है और आपके बॉडी के ऑर्गन्स को, ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती है वो डाई होने लगती है, मरने लगती है। तो वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी कि कार्डियक अरेस्ट किस तरीके की कंडीशन है। जब भी नॉर्मली हमारा हार्ट कैसे वर्किंग करता है, हार्ट का क्या काम होता है, और कार्डियक अरेस्ट जब कॉज होता है तो आपको क्या वहां पे उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन पे आपको क्या क्या कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट कॉज क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, किस किन कारणों की वजह से आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है, क्या रीजंस हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कुछ हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशंस होती हैं, कुछ आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ आपकी सीवियर इंजरीज होती हैं जिनकी वजह से आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है। और कभी कभी पॉइजनिंग या फिर ड्रग्स की ओवरडोजिंग की वजह से या फिर कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है। इसके बाकी मैंने आप लोगों को कुछ रिस्क फैक्टर भी बताए थे, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनमें बहुत ज्यादा चांसेस पाए जाते हैं कार्डियक अरेस्ट होने के। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसमें बताया था मैंने आप लोगों को, जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है उनमें कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर किसी को अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कंडीशन है, या फिर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज मलाइटस उस पेशेंट को हो गया है, या फिर उसका पेशेंट का जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, या जो भी कैजुअलिटी है वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, और उसको या फिर फैमिली में कोई इस तरीके की डिजीज कंडीशंस रही हो, तो उसमें भी वहां पर भी चांसेस रहते हैं कि उसको कार्डियक अरेस्ट कॉज हो सकता है। इसके अलावा ओल्ड एज में या फिर एक्सेसिव अल्कोहल जो लेता है उनमें कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें पेशेंट जो है सडनली कोलैप्स, मतलब चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है, और जिसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, टच करने पे भी, बुलाने पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, और उसकी ब्रीदिंग भी नॉर्मली नहीं रहती है, एबनॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा ब्रीदिंग कब एकदम रुक भी जाती है, या पल्स रेट भी नहीं मिलता है, और फेस और लिप्स का कलर भी आपका चेंज होने लगता है, और प्यूपल्स जो हैं आपकी वो डायलेट होने लगती है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ वार्निंग साइन भी आपको दिखाई देते हैं, वार्निंग सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं बिफोर कार्डियक अरेस्ट कॉज होने के पहले। कार्डियक अरेस्ट कॉज होने के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपके चेस्ट पेन को कॉज करता है। चेस्ट पेन, एक सीवियर चेस्ट पेन आपको होता है कार्डियक अरेस्ट के पहले। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग को कॉज करता है। इसके अलावा ये आपके इरेगुलर हार्ट बीट्स को फॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके डिजीनेस को कॉज करता है, आपकी फेथिंग को कॉज करता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली आपको वीकनेस जैसा महसूस होने लगता है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं कार्डियक अरेस्ट के केस में। बाकी इसके मैंने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बताया था, जैसे कि इंश्योर द स्क्रीन सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को देखना है, चेक रिस्पॉन्सेस, पेशेंट के रिस्पॉन्सेस को चेक करना है, कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, इमरजेंसी हेल्प के लिए उन लोगों को बुलाना है, इमरजेंसी सर्विसेज को भी कॉल करनी है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है, चेक ब्रीदिंग, पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करनी है,
पल्स रेट चेक करना है, और पेशेंट अगर पल्स रेट नहीं मिल रही है तो तुरंत आपको सीपीआर परफॉर्म करना है। सीपीआर का प्रोसीजर भी मैंने आप लोगों को बताया था, 30:2 का रहता है, जिसमें 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 टाइम ब्रीदिंग हम देते हैं कंटिन्यूअसली। ये तब तक करते रहते हैं जब तक पेशेंट नॉर्मल ब्रीथ ना लेने लगे, या फिर वहाँ पे कोई मेडिकल हेल्पर वहाँ पे आ ना जाए, या फिर हम पेशेंट को जब तक हॉस्पिटल ना पहुँचा दे तब तक हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी कि इसके क्या क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, यहाँ तक हम लोगों ने जाना था। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके कॉम्प्लिकेशंस की। जब भी आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है ये। इफ कार्डियक अरेस्ट इज नॉट ट्रीटेड क्विकली, अगर हमने कार्डियक अरेस्ट को जल्द से जल्द इसको ट्रीट नहीं किया तो उसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में अकर्स, वहाँ पे कई सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं, जैसे कि परमानेंट आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, या फिर पेशेंट कोमा में जा सकता है, या फिर हार्ट फेल्योर जैसी कंडीशंस कॉज हो सकती है, या फिर पेशेंट की किडनी फेल हो सकती है, या फिर मल्टीपल ऑर्गन्स फेल्योर भी आपका हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की डेथ भी हो सकती है जब भी कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देते हैं जब आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है। ठीक है, अब बेसिकली जब भी आपका पेशेंट किसी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में रहेगा जहां पे आपका हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे, तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे आपके अनवांटेड आपके कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस एक तरीके से हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर देता है, ब्रेन सेल्स को पूरी तरीके से परमानेंटली हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है। मेमोरी लॉस, जो हमारी मेमोरी जो होती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। कभी कभी समटाइम्स पेशेंट कोमा में चला जाता है, हार्ट फेल्योर जैसी कंडीशन कॉज करता है, हार्ट फेल्योर होता है, हार्ट फेल हो जाता है। इसके अलावा किडनी फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे मल्टीपल्स ऑफ ऑर्गन्स कार्डियक अरेस्ट के केस में आपके डैमेज हो सकते हैं और पूरी तरीके से काम करना बंद भी कर सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। द लॉन्गर द हार्ट रिमेन्स स्टॉप द जनरेट द रिस्क ऑफ परमानेंट डैमेज। अगर एक लंबे समय तक आपका हार्ट वर्किंग करना स्टॉप कर देता है तो ये आपके जो परमानेंट डैमेज होने के रिस्क को ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, जिसमें आपका जो हार्ट है, आपका ब्रेन जो है वो परमानेंट ब्लॉक भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, जो कि कभी भी ठीक ना हो। तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको दिखाई दे सकती हैं आपके कार्डियक अरेस्ट के दौरान। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशंस की कि क्या क्या प्रिवेंशंस हमें फॉलो करना चाहिए जब भी आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है। तो बेसिकली जब भी आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज हो तो आप वहां पे ये ध्यान दें कि सभी केसेस में कैन बी प्रिवेंटेड, द रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग हेल्दी हैबिट्स। बेसिकली जो हमारे कार्डियक अरेस्ट की जो कंडीशन कॉज होती है वो सबसे बड़ा रिस्क होता है जो हमारी हेल्दी हैबिट्स अगर हमारी रहेंगी तो हमारा कार्डियक अरेस्ट जैसी कोई कंडीशन कॉज नहीं होंगी। लेकिन हमारी जो हैबिट्स है वो अनहेल्दी है, हम अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन कॉज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना है, और जो भी हमारे कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन या फिर हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशंस कॉज करने के जो कॉजेज होते हैं, जो डिजीज कंडीशन कॉज करने के जो रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस हमें करना चाहिए, जिसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि हमें ईट बैलेंस डाइट।
ऑलवेज ईट बैलेंस डाइट, हमें हमेशा एक बैलेंस डाइट को, एक नेचुरल एंड बैलेंस डाइट को प्रिफर करना चाहिए, जिसमें हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सैलेड, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी हेल्दी चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूडेड हों। उस तरीके की एक बैलेंस डाइट हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी चाहिए, ना ही ये भी नहीं कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें एक रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस भी करनी है, जिससे कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ मेंटेन रहे। कभी कभी समटाइम्स आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो लोग लोड लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो काम करते हैं और आराम भी नहीं कर पाते हैं, जैसे कुछ ऐसे लेबर मजदूर होते हैं जो पूरा दिन काम करते हैं और उन्हें जितना उनकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है फूड इंग्रेडिएंट, जितना उनकी बॉडी के लिए रेस्ट रिक्वायर्ड है, वो ना तो उतना रेस्ट कर पाते हैं, ना ही वो उतना फूड कंज्यूम कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगती है और वो इन सिम्टम्स को नहीं देख पाती है। और ये सिम्टम्स ना देखने की वजह से, क्योंकि उन्हें इन सिम्टम्स के बारे में पता ही नहीं होता कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं, धीरे धीरे उनकी बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशंस बनने लगती हैं जो कि आपके कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशंस को भी कॉज कर सकती है। जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग भी आपके कार्डियक अरेस्ट को कॉज कर सकती है, ठीक है। तो हमें इन कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए हमें एक रेगुलर एक्सरसाइज लेनी है, एक बैलेंस डाइट लेनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है। इसके अलावा अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल, अल्कोहल आपको कंज्यूम नहीं करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, डायबिटीज को कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल रखना है। देखो, ब्लड प्रेशर भी हमारा एक कारण होता है कार्डियक अरेस्ट को कॉज करने का। ब्लड प्रेशर जिसका हाई होगा उसमें भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि ये आपके कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन को कॉज कर सकता है। और जिनका डायबिटीज बहुत ज्यादा होता है उनमें भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जब हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशंस आपकी कॉज होती है तो उसकी वजह से हमारा हार्ट वीक होने लगता है, और वीक होने की वजह से हमारा कार्डियक अरेस्ट कॉज होने के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं, तो उसको भी हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, कॉम्प्लिकेशंस को कॉज होने नहीं देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में भी हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा डायबिटीज से भी बचना है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में भी आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखना है। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर सही नहीं होगा तो उसकी वजह से भी आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से जब हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका ऑयली चीज़ें खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे ओबेसिटी को बढ़ाते रहते हैं, और यही फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाते रहते हैं। जब आपका ओबेसिटी बढ़ेगा तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा आपकी बॉडी में, और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बॉडी में बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये आपके बॉडी में आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, और अफेक्ट करके आपके कई सारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशंस को कॉज करता है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, और आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल से भी बचाना है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी हाई नहीं होने देना है। मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, आपको अपने बॉडी का वेट जितना आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उतना आपको अपना बॉडी वेट मेंटेन रखना है। आपको बहुत ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
अगर आपका बॉडी वेट बढ़ेगा मतलब ओबेसिटी कॉज होगा, ओबेसिटी जो आपका वेट बढ़ जाता है, तो जब भी ये आपकी बॉडी में ओबेसिटी कॉज होगी, आपका वेट गेन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ना बढ़े तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने वेट को मैनेज करना है, वेट मेंटेन करके रखना है। टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन रेगुलरली। आपको अपनी जो भी आपको पेशेंट को अगर कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन पहले से ही है और उसे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है, तो उसे प्रॉपर रेगुलरली बेसिस पे डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के को फॉलो करते हुए उन दवाइयों को प्रॉपरली आपको लेते रहना है। ठीक है, कोई भी दवाइयाँ आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन रेगुलरली, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उनको आपको रेगुलर फॉर्म में रेगुलर बेसिस पे लेते रहना है। हैव रेगुलर मेडिकल चेकअप, आपको एक रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहना है, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि आपके हार्ट की एक्टिविटीज किस तरीके की हैं, नॉर्मल है या नहीं है, अब नॉर्मल तो नहीं है, वो सारी चीजें आप चेक करते रहो। उसके लिए आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप भी आपका होना बहुत जरूरी है। ट्रीट हार्ट डिजीज एट एन अर्लियर स्टेज, अर्लियर स्टेज में आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशंस जो भी कॉज होती हैं उनको भी प्रॉपर ट्रीट करते रहना है। ठीक है, अर्लियर स्टेज में मतलब अगर आपकी कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन कॉज हुई है, हार्ट हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई इशू आ गया है, कोरोनरी आर्टरीज जो आपकी होती है उसमें कोई फ्लेक्स जम रहा है, या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, या फिर आपकी कोरोनरी डिजीज कंडीशन कॉज हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को पहले से ही आइडेंटिफाई करके आपको अर्लियर स्टेज में ही उसका ट्रीटमेंट ले लेना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। बाकी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट जो है आपका सडनली स्टॉप कर देता है ब्लड को पंपिंग करना, ब्लड पंपिंग सिस्टम को तुरंत अचानक से ही स्टॉप कर देता है। ठीक है, हार्ट बीट नहीं करता है, हार्ट बीटिंग ना होने की वजह से आपका ब्लड भी पूरी बॉडी में पंप नहीं हो पाता है। ठीक है, और हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, आपके बॉडी के पार्ट्स में भी आपका ब्लड जाता रहता है, बट जितने अमाउंट में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी रिक्वायरमेंट्स आपके फुलफिल नहीं कर पाता है। तीसरा दूसरा क्या डिफरेंस दिया हुआ है, मेनली कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फेल्योर ऑफ द हार्ट। जब आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम जो होता है आपके हार्ट का, जब वो फेल हो जाता है उसकी वजह से आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज होता है। और हार्ट अटैक मेनली जो है कॉज्ड होता है ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से आपका हार्ट अटैक कॉज होता है। पर कार्डियक अरेस्ट बिकम्स पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस इमीडिएटली, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट के केस में पेशेंट जो है तुरंत आपका बेहोश हो जाता है। और हार्ट अटैक के केस में पर्सन यूजुअली कॉन्शियस, पेशेंट जो है हार्ट अटैक के केस में पेशेंट बेहोश नहीं बल्कि कॉन्शियस रहता है, वो होश में रहता है, बट उसको इतना ज्यादा पेन होता है, स्क्वीजिंग वाला पेन होता है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पेशेंट इसमें कॉन्शियस रहता है और उसमें अनकॉन्शियस रहता है। कार्डियक अरेस्ट में आपका पल्स रेट अब्सेंट हो जाता है, पल्सेस नहीं मिलती हैं, बट हार्ट अटैक में ऐसा नहीं है, पल्स रेट हमें प्रॉपरली मिलती हैं, यूजुअली प्रेजेंट होती हैं। हार्ट अटैक के केस में ब्रीदिंग स्टॉप और बिकम्स एबनॉर्मल। कार्डियक अरेस्ट के केस में क्या होता है, जो हमारी ब्रीदिंग जो होती है वो स्टॉप रुक जाती है, और हम और
ब्रीदिंग रुक जाती है और वो कंडीशन आपकी एबनॉर्मल हो जाती है। बट हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, ब्रीदिंग यूजुअली कंटिन्यू, ब्रीदिंग जो होती है वो यूजुअली कंटिन्यूअसली चलती रहती है, रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं होती हैं। कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली इट कैन कॉज डेथ with minutes if अनट्रीटेड। अगर कार्डियक अरेस्ट के केस में अगर हमने विद इन फ्यू मिनट्स पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये पेशेंट की डेथ हो सकती है। बट हार्ट अटैक के केस में इट मे लीड टू कार्डियक अरेस्ट, ये आपके कार्डियक अरेस्ट को लीड कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन को कॉज कर सकता है आपका हार्ट अटैक इफ सीवियर एंड अनट्रीटेड। अगर हमने हार्ट अटैक को ट्रीट नहीं किया और ये सीवियर हार्ट अटैक की कंडीशन कॉज हुई तो ये हमारे हार्ट मसल्स को वीक कर देता है, और हार्ट मसल्स जब वीक होती हैं तो आपके कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशंस आपकी कॉज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करना, इनका देख रेख करना, वो सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी कार्डियक अरेस्ट जो है आपका एक सडन एक कॉज होने वाली एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें आपका हार्ट जो है ब्लड को पंप करना रोक देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको रिजल्ट में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप दिखाई देता है, ऑक्सीजन कैन नॉट बी रीच ब्रेन, और जिसकी वजह से आपके ब्रेन सेल्स तक आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, और जो आपके अदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर भी आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। पर्सन क्विकली बिकम्स अनकॉन्शियसनेस, पर्सन जो है आपके जो भी व्यक्ति है जो भी कैजुअलिटी है जिसमें कार्डियक अरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, कार्डियक अरेस्ट जहाँ कॉज हुआ है, जिस व्यक्ति में कॉज हुआ है, उसके बॉडी की सेल्स को, ब्रेन को और वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। द पर्सन क्विकली बिकम्स अनकॉन्शियस, जिसकी वजह से पेशेंट जो है जल्दी ही वो बेहोश हो जाता है और उसका पल्स रेट नहीं मिलता है, एब्सेंट होता है, और नॉर्मली ब्रीदिंग भी आपको नहीं दिखाई देती है। हार्ट डिजीज, जिसमें इसके अलावा जो कि आपकी हार्ट डिजीजेस को सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से, ट्रॉमास की वजह से, पॉइजनिंग की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग की वजह से आपका ये कंडीशंस कॉज हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, और जब आपके वाइटल ऑर्गन्स और ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्विकली जल्द से जल्द नहीं मिल पाता है, तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और उसका पल्स रेट अपसेंट हो जाता है, ब्रीदिंग भी उसकी एबनॉर्मल हो जाती है, और आपकी जो आपके हार्ट डिजीजेस जो होती हैं वो ये आपके हार्ट डिजीजेस की वजह से, या फिर सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से, या किसी सीवियर ट्रॉमा की वजह से, या फिर आपके पॉइजनिंग की वजह से, या फिर किसी ड्रग्स की ओवरडोजिंग की वजह से, या इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग की वजह से भी कॉमनली कॉज हो सकता है। अर्लियर रिकॉग्नाइजेशन, अगर आपने अर्लियर स्टेज में ही इसको मेंटेन नहीं किया, इमीडिएटली मेंटेन नहीं किया, तो ये क्या कर सकता है, ये आपके डेथ वगैरह को भी कॉज कर सकता, मतलब डेथ होने के रिस्क को बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना ही ये आपके ब्रेन डैमेजेस को और आपकी लाइफ को डेंजर जोन में लेता जाता है, स्टेप टू स्टेप बढ़ता जाता है, और जो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका ब्रेन जो है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, और या फिर आपकी डेथ कॉज हो जाती है। तो एवरी फर्स्ट एडर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। हर एक फर्स्ट एडर को ये पता होना चाहिए कि हम कार्डियक अरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे इसे कैसे हम जो है पेशेंट को एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, एक इमरजेंसी सर्विसेज
आने के पहले मेडिकल हेल्प आने के पहले हम कैसे पेशेंट को एक प्रोसीजर फॉलो करके पेशेंट को कैसे हम बचा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे एक फर्स्ट एडर को पता होनी चाहिए। आप सभी को भी ये चीजें पता होनी चाहिए एज अ फर्स्ट एडर आप किस तरीके की आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं और आप कैसे पहचानोगे कि ये कार्डियक अरेस्ट कॉज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद कार्डियक अरेस्ट जो है एक आपका सडन, कार्डियक अरेस्ट में सडन आपका जो है हार्ट ब्लड को पंप करना रोक देता है। पेशेंट का नो पल्स रेट अब्सेंट हो जाती है, नॉर्मल ब्रीदिंग भी नहीं लेता है पेशेंट और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। और 4 to 6 मिनट तक अगर पेशेंट के ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन की सेल्स आपकी डैमेज होने लगती है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हार्ट अटैक आपके कार्डियक अरेस्ट के कॉमन कॉजेज हो सकते हैं अडल्ट्स में, और इमीडिएटली इसमें सीपीआर देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, जिससे कि हम पेशेंट की लाइफ को सेव कर सके। कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक आर डिफरेंट कंडीशन। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो है आपकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें आपके हार्ट की एक्टिविटीज भी चेंज होती हैं, तो वो सारी चीजें आपकी रहती हैं। यही हमारा ओवरऑल कार्डियक अरेस्ट के बारे में टॉपिक था, कार्डियक अरेस्ट के बारे में था, जो चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई। एक ओवरव्यू दे दूं मैं आपको कार्डियक अरेस्ट का इस इमेज के अकॉर्डिंग, तो वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होता है। तो कार्डियक अरेस्ट बेसिकली क्या है, एक तरीके से कार्डियक अरेस्ट आपकी एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है हमारा हार्ट अचानक से स्टॉप हो जाता है और ब्लड को पंप नहीं करता है हमारे ब्रेन में या हमारे बॉडी के अदर वाइटल ऑर्गन्स में, बॉडी में हमारे ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है हमारे हार्ट का वो फेल हो जाता है, जिसके रिजल्ट की वजह, जिसमें रिजल्ट में हमें क्या दिखाई देता है, ब्लड सर्कुलेशन टू ब्रेन, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा हो रहा था हमारे हार्ट टू ब्रेन तक, वो सारी चीजें आपकी रुक जाती है। और अदर वाइटल ऑर्गन्स में जो हमें ऑक्सीजन जो हमारी प्रोवाइड की जा रही थी वो भी हमारी क्या हो जाती, स्टॉप हो जाती, जिसकी वजह से ये हमारे अनकॉन्शियसनेस को कॉज करता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, और जिसमें आपको पल्स रेट आपकी अब्सेंट हो जाती है और आपकी ब्रीदिंग भी रुक जाती है। ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। विदाउट इमीडिएट ट्रीटमेंट, अगर आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया, ब्रेन डैमेज कैन अकर्स विद इन 4 to 6 मिनट। अगर आपने 4 से 6 मिनट के अंदर उसको पेशेंट को प्रॉपर हैंडल नहीं किया, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो आपका जो ब्रेन जो होता है वो आपका डाई होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ कॉज हो जाती है विद इन फ्यू मिनट्स। वॉट हैपन ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के दौरान क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है हमारा, जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है, हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ट में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम में आपका जो एक नोड लगा होता है जिसे हम बोलते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या करती हैं, आपके एक तरीके से हार्ट के कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी हार्ट को कॉन्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है, जिससे कि ब्लड आगे की ओर प्रोसीड हो सके, और रिलैक्सेशन करना जिससे कि दोबारा से दूसरा ब्लड दोबारा से आ सके। ठीक है, तो वो जो आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जो होता है वो आपका 0.8 सेकेंड का बेसिकली होता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऐसे नोड आपका जनरेट करता है। और ऐसे नोड जब आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है तो उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के वजह से आपका हार्ट बीट कर पाता है, और हार्ट बीट करके आपके ब्लड को आपकी बॉडी में पहुंचा पाता है। लेकिन अगर हमारा हार्ट बीट ही नहीं करेगा तो ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम
जो आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम जो होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है हमारे ब्लड को पंप नहीं कर पाता है और ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक जाता है। और ब्रेन और इसके अलावा हमारे जो अदर वाइटल ऑर्गन्स है और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, नो ऑक्सीजन, जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और ब्रीदिंग उसकी रुक जाती है, पल्स रेट भी रुक जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके कई सारे कारण मैंने बताए, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हार्ट अटैक भी बोलते हैं, हार्ट अटैक हो गया, या फिर आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, जैसे कि आपकी ऐसी कंडीशंस जो कि आपको हार्म पहुंचा रही है। ठीक है, इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी आपका ये कॉज हो सकता है। इनके मैंने एक छोटे छोटे वो भी दिए थे, आपको इमेजेस भी दी थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपकी रहती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग की वजह से, या फिर ड्रग्स की ओवरडोजिंग की वजह से, पॉइजनिंग की वजह से, या फीवर ब्लड लॉस होने की वजह से, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से, ड्राउनिंग पानी में डूब जाने की वजह से, ट्रॉमास की वजह से, या रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज हो सकता है। जिसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी बताए गए हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या फिर डायबिटीज मेलाइटस किसी को है तो उनमें आपके कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा है तो उनमें कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या किसी का कोई स्मोकिंग करता है बहुत ज्यादा तो उसमें आपके कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी कॉज हो गई है तो उसकी वजह से भी आपका कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजिकल इनएक्टिव, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, फिजिकली फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका कार्डियक अरेस्ट कॉज हो सकता है। इसके अलावा आपके फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को हार्ट डिजीज कंडीशन थी फैमिली में तो आपको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज में भी आपको ये चांसेस रहते हैं कि आपको कार्डियक क्रोनिक किडनी डिजीज किसी को है तो उनमें भी चांसेस होते हैं कार्डियक अरेस्ट कॉज होने के। और अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उनमें भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर कोई ड्रग्स वगैरह लेता है, जो हमारी ड्रग्स जो होती है उनको लेता है तो उनमें भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिसमें आपको क्या दिखाई देते हैं, बेसिकली आपको मेनली जो साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं वो अचानक से पेशेंट सडन कोलैप्स कर जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, पल्स रेट नहीं मिलती, ब्रीदिंग नहीं मिलती है, और स्किन का कलर जो है चेंज होने लगता है, कुछ ब्लूइश कलर आपको दिखाई देने लगता है, जिसे हम साइनोसिस बोलते हैं। साइनोसिस बेसिकली आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन को डिनोट करता है, जो कि आपके माउथ और अराउंड द लिप्स, आपको लिप्स पे आपको ब्लूइश कलर दिखाई देने लगता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, इसके अलावा प्यूपल्स आपके डायलेट होने लगती है। और कार्डियक अरेस्ट आने के पहले आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे आपको सीवियर चेस्ट पेन होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, डिजीनेस, फेटिंग, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लगती है। तो ये सारी चीजें भी आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपको डायग्नोस कैसे करना है, पेशेंट के रिस्पॉन्स को चेक करना है, ब्रीदिंग को चेक करना है, पल्स रेट को चेक करना है। अगर पल्स रेट नहीं मिल रहा है, ब्रीदिंग भी नहीं चल रही है, आपका एयरवे भी ब्लॉक हो गया, कैरोटिड आर्टरी आप चेक कर रहे हो तो आपको पल्स रेट, आपको ब्लड सर्कुलेशन भी आपको नहीं मिल रहा है, ब्रीदिंग भी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, तुरंत का तुरंत आपको सीपीआर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये जो आपके सिम्टम्स जो होते हैं कि
रिस्पॉन्सेस ना मिलना, ब्रीदिंग रुक जाना, पल्स रेट रुक जाना, ठीक है, पल्स रेट ना मिलना, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना, ये सारी चीजें आपकी इंडिकेट करती हैं कार्डियक अरेस्ट को, ठीक है, जिसमें आपको हॉस्पिटल, तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, सीपीआर देते रहना है। सीपीआर देने का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है कि 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन और 2 टाइम ब्रीदिंग देनी है, ठीक है। और अगर आपके पास एईडी वहां पे प्रेजेंट है तो एईडी का यूज आपको करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप पेशेंट को बचा सकते हैं अगर विद इन 4 to 6 मिनट के अंदर अगर आपने पेशेंट को सीपीआर दे दिया तो आप पेशेंट की लाइफ सेव कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, जो कि है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना है और क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है कार्डियक अरेस्ट के दौरान। तो आपको ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इसके अलावा अगर क्लास किसी को भी टेलीमेडिसिन या फिर सीसीएच या आपके बीएनवाईएस, डीएनवाईएस, डीएमएलटी, बीएमएलटी, इसके अलावा आपके टेलीमेडिसिन जो कोर्सेज रहते हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज जो रहते हैं, अगर इनमें से कोई भी कोर्स कोई करना चाहता है तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल दी जाएगी जिससे आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।